अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान में बजट पर हमेशा सियासत की गई है। जो भी हुकूमत बजट पेश करती है उसकी मुखालफत की जाती है और मुखालिफ सियासी जमातें उसे आड़े हाथों लेती हैं। कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा कि हुकूमत से बाहर जमातों ने कभी बजट पर तनकीद न की हो। हर हुकूमत ये कोशिश करती है कि वो अपनी आमदन के मुताबिक बजट को तश्कील दे, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। इसलिए अखराजात के लिए रकम नहीं बचती, अखराजात ज्यादा हैं और आमदन कम है। पिछली कई दहाइयों से बजट खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यह खसारा बढ़ते बढ़ते 2022 तक 3,798 अरब तक जा पहुंचा है। इस साल पाकिस्तानी बजट का हुजम 9,502 अरब रहा है। अगर 3,798 अरब का खसारा इस बजट में ना होता तो यह बजट 13,301 अरब का हुजम रखता, जिसकी वजह से दिफा, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और दीगर फलाई कामों पर मजीद रकम खर्च की जा सकती थी, जिससे महंगाई में कमी वाक़या होती और अवाम का मायार जिंदगी भी बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता था। पाकिस्तान में बजट खसारे की दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर एक, टैक्स वसूली के हदफ में नाकामी का सामना। ताकतवर फौजी हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और सनतकारों की एक बड़ी तादाद या तो टैक्स नहीं देती या मुकम्मल तौर पर टैक्स अदा नहीं करती। फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेट और वुज़रा अपने बीवी बच्चों के नाम से कारोबार करते हैं और अपनी हैसियत और मर्तबे का फायदा उठाकर या तो टैक्स बिल्कुल नहीं देते या पूरा अदा नहीं करते। आज तक कोई भी हुकूमत मुल्क की बड़ी मछलियों से टैक्स मुकम्मल तौर पर हासिल करने में कामयाब नहीं रही। अब तक बहुत से लोगों को टैक्स नेट में मुकम्मल तौर पर लाया भी नहीं जा सका। सिर्फ गरीब आवाम से यूटिलिटी बिल्स और दीगर उमूर में टैक्स निचोड़ कर लिया जाता है। अवाम को 0% भी छूट नहीं दी जाती, जबकि अमीर तबके से टैक्स वसूल करना बहुत मुश्किल होता है। बजट खसारे की दूसरी बड़ी वजह आमदन से ज्यादा अखराजात हैं। हुक्मरानों, वुज़रा और दीगर अरकान की शाख खर्चियों से अखराजात आमदन से तजावज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से हर साल खसारे में इजाफा होता जा रहा है। 1979 में ईरान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और वहां इस्लामी हुकूमत कायम हो गई और शाह ईरान मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए। अमेरिका बहादुर को यह इकदाम पसंद नहीं आया। यूं ईरान पर मुआशी पाबंदियां आयद कर दी गई। ईरान पर 1979 से लेकर ताहाल हर तरह की पाबंदियां आयद हैं। ना ईरान अपना फाजल तेल बेच सकता है, ना ही किसी मुल्क से तिजारत कर सकता है। हर तरह का लेन देन करना उसके लिए ममनू है। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तानी बजट पर तबसरा करते करते ये ईरान की मुआशी मामलात का जिक्र कहां से आ गया। मैं इसकी वजाहत करता चलूं कि ईरान तकरीबन 5 दहाइयों से आलमी पाबंदियों की जिद में है, लेकिन ना किसी मुल्क से कर्ज ले रहा है ना वो ले सकता है। वो किसी किस्म की बैरूनी तिजारत नहीं कर सकता और ना ही किसी बैरूनी इमदाद के चक्कर में है, लेकिन फिर भी उसकी मईशत हमसे बेहतर है। ना डॉलर महंगा होने का खतरा और ना ही बैरूनी कर्जों की वापसी का कोई मामला और ना ही किसी मुल्क के सामने कशकोल फैलाकर खुद को शर्मिंदा करने का मसला। ना ईरान डिक्लेयर एटमी मुल्क है और ना ही इसकी फौज दुनिया की अजीम फौज कहलाती है। न सेकुलर और इस्लामी होने का झगड़ा, न शिया सुन्नी फसादात और न ही इस्लामी और गैर इस्लामी तहरीकों की धमकियों का खतरा, न सरहदी तनाज़ात और न ही सियासी अदम इस्तेकाम, न जलसे जुलूस, न धरने और एहतजाज, न हंगामे और न कत्लो गारतगरी। हर तरफ सुकून ही सुकून। हर शोबा जिंदगी में वहां कानून की अलमबरदारी है। तालीम और सेहत की आवाम को बेहतरीन सहूलतें दस्तयाब हैं। पाबंदी के बावजूद
खित्ते के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हैं और मशरक़ वुस्ता में ईरान का असर व रसूख भी कायम है और अमेरिका और इसराइल की खुलकर मुखालिफत भी करता है और नामूस रिसालत पर अपनी ताकतवर आवाज को इस्तेमाल करना भी ईरान की बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर हम अपना जायजा लें तो हमारी फौज के दुनिया की बेहतरीन फौज होने के चर्चे आम हैं। रातों रात नौजवान गायब हो जाते हैं। एटमी मुल्क होते हुए भी 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। महंगाई इतनी है कि लोग खुदकुशियां करने और बच्चे बेचने पर मजबूर हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम और लाकानूनियत की यहां पर एक इंतहा है। जलसे, जुलूस, हंगामे, गिराव जलाओ और कत्लो गारतगरी यहां का रोज का मामूल है। जंगल का भी कोई ना कोई कानून जरूर होता है। हम इखलाकी तौर पर इस कदर गिरे हुए हैं, यहां जब जिसकी मर्जी आए वो कानून को हाथ में ले सकता है और उस पर तमाशा यह कि वो कानून से बच भी जाता है और कानून को अपने हक में इस्तेमाल भी करता है और कानून उसके सामने बिल्कुल बेबस होता है। मुआशी तौर पर हम इतने कमजोर हैं कि श्रीलंका भी हमसे शर्मा जाए। हर वक्त हम इमदाद और कर्ज के लिए कशकोल फैलाए रहते हैं। ये बात आज तक समझ नहीं आ सकी कि मुल्क पर असल हुक्मरानी है किसकी, कौन हाकिम है और कौन ताबे, और कौन मुआशी और बैरूनी पॉलिसियां तरतीब देता है। हमारे यहाँ ये एक आम तासुर है कि हर दौर में, चाहे वो जमहूरी दौर हो या फौजी हुकूमत हो, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की ही हुक्मरानी होती है। हुकूमतों के कयाम और उनके खात्मे में असल हाथ उन्हीं का होता है। यह तासुर आहिस्ता आहिस्ता सरायत करके हर पाकिस्तानी के दिलो दिमाग पर जम सा गया है, जो कि पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा शगुन हरगिज नहीं। इदारों को वापस अपनी अपनी हुदूद में जाना होगा ताकि इस तासुर को जायल किया जा सके। यह जायजा पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क ईरान के बारे में पेश करने का असल मकसद मुल्क भीख मांगने से नहीं बल्कि खुद निसारी और इज्जत से जिंदगी गुजारने से मजबूत होते हैं। ईरान मुसलसल पाबंदियों के बावजूद अपनी इज्जत और अपना इस्तेहकाम बरकरार रखे हुए है और हम हर तरह की पाबंदियों से आजाद होने के बावजूद जिल्लत आमेज कसम पुरसी और बैरूनी डिक्टेशन लेने पर मजबूर हैं, जिसकी असल वजह क़यादत का नाअहल, बदउनवान और बेगैरत होना है। इस मुल्क में अहल और अवाम का दर्द रखने वाले भी मौजूद हैं। एक मखसूस पॉलिसी के तहत ईमानदार क़यादत को पीछे धकेल दिया जाता है और चोर और करप्ट लोगों को जबरदस्ती अवाम के सरों पर मुसल्लत कर दिया जाता है। और ऐसा जो भी कुव्वतें कर रही हैं वो याद रखें, एक ना एक दिन उन्हें अवामी गैज़ और गज़ब का सामना करना होगा। सवाल मेरा यह है कि बजट खिसारे में रोज बरोज इजाफा हुक्मरानों की शाखर्चियों और उनकी नालायकियों की वजह से है। किसी एक हुक्मरान या जमात को यह दोष देना इंतहाई गलत होगा और इस गलत काम में हर एक ने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक हिस्सा जरूर डाला है। आज अगर ईरान और नौ आजाद अफगानिस्तान बैरूनी इमदाद और कर्जों के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। बजट खिसारे की मैंने दो बड़ी वजूहात बयान की हैं, एक टैक्स वसूली में कोताही और दूसरा आमदनी से ज्यादा इखराजात। इसके अलावा भी दो और बड़ी खामियां मौजूद हैं जिन्हें दूर करके मुल्क को खुशहाल बनाया जा सकता है। हुक्मरान बदउनवानी से न सिर्फ खुद दूर रहें बल्कि ऐसे कवानीन बनाएं ताकि कोई भी बदउनवान कानून के शिकंजे से बच ना सके। दोम ये कि सियासत में बर्दाश्त और एक दूसरे की इज्जत को मुकद्दम रखा जाए ताकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा ना हो। जहां तक मौजूदा बजट का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूंगा कि यह बजट मुल्क की हालात के तनाजुर में एक बेहतरीन बजट है। खामखा की तनकीद से दूर रहकर मुल्क की तरक्की में हर एक को अपना हिस्सा डालना चाहिए।
और इसके साथ साथ साबका खामियों से सबक भी सीखना चाहिए। शहबाज शरीफ के बैसियत वजीर आजम बहुत से अच्छे इकदामात का मैं प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करना जरूरी समझता हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इनमें से पहला, इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाना, और दूसरा, सरकारी अखराजात और पेट्रोल की कीमत में 30 से 40% कमी करना, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें रखना, वजीर आजम और वज़रा की सिक्योरिटी में 50% कमी करना, दफातर के लिए नए सामान की खरीदारी पर पाबंदी लगाना, नई गाड़ियों की खरीदारी और बैरून मुल्क इलाज करने पर पाबंदी, सियासी इस्तेहकाम के लिए इकदामात करना, एक अच्छा और मुतवाजन बजट देना। अगर वजीर आजम की नीयत अच्छी है और वो मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, इससे मुल्क को कौम की हालत में बेहतरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, इस दुआ के साथ मैं अपने प्रोग्राम का एहतताम करूंगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को उरूज बख्शे और मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो और मुल्क तरक्की करे और अवाम का मयार जिंदगी बेहतर हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।